दीवानगी पार्ट 6 को सुनने से पहले पार्ट 5 को जरूर देखें। आइए दोस्तों, मिलते हैं दीवानगी के उन्हीं किरदारों से। अब उधर अमन ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अपनी तैयारी में जुटा हुआ था, पर उसका मन तो बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया जाने का नहीं था। बस उसको अपनी बहन की याद आ रही थी। पर क्या करता, डेट की बात भी तो नहीं टाल सकता था ना। और फ्लाइट के लिए देवराज सिंघानिया खुद उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए थे। अमन बिल्कुल ही उदास था जाते टाइम। अब स्नेहा को घर से गए हुए 4 साल हो चुके थे। आज दिल्ली के ऑटोमेटिक फैशन हाउस फैशन की दुनिया में एक जाना माना ब्रांड था। पिछले महीने इस कंपनी ने न्यू डिजाइनरों की तलाश में एक ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा था। आज उस कॉन्टेस्ट के विनर की घोषणा होने वाली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सभी कंटेस्टों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी रिजल्ट अनाउंस हुआ। पहले नंबर पर राधिका सिंह कॉन्टेस्ट की विनर बनी। तभी कंचन चिल्ला उठी, जो राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी। राधिका, तुम जीत गई। इस कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर हो तुम यार। राधिका बोली। कंचन, आप मजाक कर रही हो ना? कंचन ने कहा, नो राधिका, नो। राधिका, यू कैन सी द रिजल्ट, यू आर द फर्स्ट विनर। राधिका कांपते हाथों से मोबाइल लिया तो स्क्रीन पर फर्स्ट विनर के रूप में अपना नाम देखकर हैरान रह गए। आई कांट बिलीव इट, आई एम द फर्स्ट विनर, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। तभी मोबाइल पर रिंग हुआ। राधिका ने कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आई, इज राधिका सिंह स्पीकिंग हियर? आई एम आरजू फ्रॉम ऑटोमेटिक फैशन क्लब। राधिका बोली, यस मैम, आई एम राधिका सिंह। आरजू बोली, मैम, आपने रिजल्ट देखा? राधिका ने कहा, यस मैम। आरजू बोली, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट आप हमारी फर्स्ट विनर हैं। आपके प्रेजेंटेशन को देखकर हमारी कंपनी प्राइज मनी के साथ साथ आपको अपने डिजाइनर के टीम के साथ वर्क करने का ऑफर देती है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो कल अपनी रेज्यूमे के साथ कंपनी आ जाइएगा। राधिका ने कहा, थैंक यू मैम, हम पहुंच जाएंगे। फोन कट होते ही कंचन चिल्लाई, वाह राधिका, इट्स अमेजिंग यार, तुझे ऑटोमेटिक फैशन क्लब का जॉब ऑफर आया है। यू नो, यह कंपनी फैशन हब का जाना माना है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कहकर उसके गले लग गए। राधिका ने भी मुस्कुरा दिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सेमेस्टर कंप्लीट होते ही इतने बड़े इंडस्ट्री से हमें जॉब का ऑफर आया। हमें तो घबराहट हो रही है कि हम यह जॉब कर पाएंगे कि नहीं। अब अगले दिन राधिका को ऑटोमेटिक फैशन क्लब में टाइम से पहुंच गई। वहां जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट के पास अपना परिचय दिया। हेलो मैम, हम राधिका सिंह हैं, हमें आरजू मैम ने फोन करके बुलाया था। रिसेप्शनिस्ट किसी को फोन लगाकर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद राधिका से बोले, आप अंदर कैबिन में जाकर वेट कीजिए, आरजू मैम आ रही होगी। राधिका कैबिन में चली गई। थोड़ी देर के बाद एक 26-27 साल की लड़की वहां आई और बोली, आर यू राधिका सिंह? राधिका ने कहा, यस मैम, आई एम राधिका सिंह। इस पर वह लड़की राधिका से हाथ मिलाते हुए बोले, हेलो, आई एम आरजू चौहान, इस कंपनी के सीईओ सर की पर्सनल सेक्रेटरी। सर अपने कैबिन में डिजाइनर टीम के हेड के साथ आपका वेट कर रहे हैं। आइए आप हमारे साथ अंदर चलिए। आरजू राधिका को लेकर सीईओ के कैबिन में चली गई। वहां एक लड़का सीईओ की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहीं एक अधेड़ उम्र की लेडी खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देखते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। आरजू ने राधिका को बताया, ये हमारे सीईओ मिस्टर ऋतिक सोलंकी है और वो हमारे डिजाइनर टीम की हेड मिसेज आयशा सोलंकी। फिर धीरे से उसके कान में बोला, ऋतिक सर की मॉम है। राधिका ने हाँ में सर हिलाया। तभी आरजू ने ऋतिक को बताया, सर यह हमारे कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर राधिका सिंह है। ऋतिक ने सर उठाकर देखा। लाइट ग्रीन कलर की साड़ी में मेकअप के नाम पर माथे पर छोटी सी बिंदी और लाइट पिंक कलर के लिपस्टिक में 23-24 साल की एक लड़की खड़ी थी। फुट से जोक आरजू, यह हमारे कंटेस्ट की विनर है। आई कांट बिलीव इट, जो खुद फैशन से बिल्कुल दूर हो, जिसे कोई ड्रेसिंग सेंस ना हो, सिंपल साड़ी में लिपटी वो लड़की कैसे हमारे ओपन कॉन्टेस्ट की विनर हो सकती है? इस पर राधिका बोले, एक्सक्यूज मी सर, डोंट माइंड इट, साड़ी इज द बेस्ट ड्रेस फॉर इंडियन वुमेन। यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न हर तरह के फैशन ट्रेंड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंड आई एम फील कंफर्टेबल इन साड़ी। इस पर लेडी पीछे मुड़कर बोली, हेलो राधिका सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनर दिस कॉन्टेस्ट। राधिका उन्हें देखकर चौंक गई। हेलो मैम, आप तो वही है ना जो हमारे इंस्टीट्यूट में सेमिनार के लिए आई थी और हमें इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की सलाह दी थी। आयशा बोली, हाँ राधिका, तुमने सही पहचाना और देखो, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला।
यू आर द विनर। फिर रीति की ओर देखते हुए बोले, रीति, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इसके साथ काम करो, खुद ब खुद इसके फैन हो जाओगे। पिछले 6 महीने से इसके टैलेंट को मैं ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मुझे जिसकी तलाश है यह वही है। राधिका, यू कैन कंटिन्यू योर वर्क विद अवर टीम। अब मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाती हूँ, कहकर उसके हाथ से उसके रेज्यूमे की फाइल लेकर टेबल पर साइड में रख दी और उसे लेकर डिजाइनर टीम के पास चली गई। ऋतिक उसे जाते देखता रहा। पता नहीं मॉम को इसमें क्या दिखा। वैसे देखा जाए तो एक अट्रैक्टिव लुक है, मासूम सा चेहरा, पर आंखों में कुछ गुजर कर गुजरने की जज्बा और चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज। पर फैशन इंडस्ट्री में मासूमियत के जगह फैशन सेंस एंड क्रिएटिविटी वर्क करती है। लेट्स सी व्हाट कैन सी डू। उधर आयशा राधिका को लेकर अपने केबिन से बाहर आई और टीम को केबिन में आने को बोला। उससे उसका परिचय कराते हुए बोले, यह है राधिका सिंह, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, और यह हमारे ओपन टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर है और आज से यह हमारी टीम का हिस्सा है। पूरी टीम ने राधिका का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ ही देर में राधिका सबसे घुल मिल गई। थोड़ी देर के बाद आयशा जी बोले, राधिका तुम कल से वर्क कंटिन्यू कर दो। राधिका ने कहा, ठीक है मैम, कहकर वह वहां से निकल गई। बाहर निकलकर उसे याद आया कि इसी महीने हॉस्टल खाली करवाना है, तो अपने मोबाइल में वह कंपनी के लोकल के लिए पीजी का एडवर्टाइजमेंट देख चेक करने लगी। अगर आसपास ही कोई रूम मिल जाए तो ऑफिस आने जाने में आसानी होगी। यह सोचकर वह एक एड्रेस को सिलेक्ट की और एक ऑटो रुकवाई। एड्रेस पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है बेटा आपको? राधिका बोली, आंटी, वो आपने अपने पीजी के लिए इस्तिहार दिया था। अंदर से किसी पुरुष की आवाज आई, निर्मला, कौन आया है? उस औरत का नाम निर्मला था। जी, आपने पीजी के लिए इस्तिहार दिया था। तभी एक अधेड़ उम्र के पुरुष बाहर निकल कर आए। हाँ, मैंने ऊपर वाले रूम के लिए एक पीजी का इस्तिहार दिया था। राधिका उन लोगों के साथ अंदर आ गई। हॉल के सेंटर में सोफे लगे हुए थे। साइड में ही डाइनिंग बना हुआ था। सादा किंतु सलीके से सजा हुआ रूम था। राधिका बोले, अंकल, वह हमने आपका इस्तिहार पढ़ा था। नीरज ने कहा, तुम इससे पहले कहाँ रहती थी? राधिका अपने हॉस्टल के बारे में बताती है। अंकल, आज ही हमने ऑटोमेटिक फैशन क्लब में बतौर डिजाइनर ज्वाइन किया है और हम कंपनी के आसपास ही रूम लेकर रहना चाहते हैं, ताकि आने जाने में हमारा समय भी बचे और हमें सुविधा भी हो। निर्मला जी उसे ऊपर का कमरा ले जाकर दिखा दी। जब वे दोनों वापस आए तो नीचे नीरज जी के साथ एक 4 साल की बच्ची बैठी हुई थी। राधिका ने निर्मला जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो वह बोली, हमारी नवासी है, पारी। राधिका बोली, ओह, तो आपकी बेटी यहीं रहती है क्या? निर्मला जी की आंखें नम हो गई। वह इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरी बेटी और दामाद दोनों गुजर गए हैं। राधिका बोली, ओह, सॉरी आंटी। निर्मला जी ने कहा, बस यह पारी बच गई है। उस पर एक्सीडेंट के बाद से ही उसकी आवाज चली गई है। डॉक्टरों का कहना है कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। राधिका बोली, और इसके दादा दादी इसे लेने नहीं आए? निर्मला जी ने कहा, उन उन लोगों ने पारी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, तो हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारी इकलौती बेटी थी कनिष्का, बस उसी की अंतिम निशानी समझकर हमने इसे सीने से लगा लिया। अब यही हमारे जीने का सहारा है। तभी पारी की नजर राधिका पर पड़ी। उसने राधिका को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए दौड़कर आकर उससे लिपट गए। नीरज जी और निर्मला जी उसकी आवाज सुनकर चौंकी। निर्मला जी ने नीरज जी को देखते हुए कहा, हमारी पारी ने 1 साल के बाद बोला है, राधिका बेटी, तुम हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं हो। आज हमारी पारी फिर से बोली है। बोलती बोलती वह रोने लगी। राधिका भी चुपचाप पारी को सीने से चिपकाए उसके बालों को सहला रही थी। थोड़ी देर के बाद पारी राधिका के गोद में ही सो गई। राधिका ने उसे निर्मला जी को देखते हुए कहा, आंटी, हम आज ही अपना सामान ले आते हैं। निर्मला जी ने कहा, बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? राधिका बोली, बोलिए ना आंटी। निर्मला ने कहा, तो ऊपर वाले कमरे की जगह नीचे ही कनिष्का के कमरे में ही रह जाओ। वैसे भी वह कमरा खाली ही रहता है। राधिका ने कहा, पर आंटी, हम कैसे?
वह तो आपकी बेटी का कमरा है, उससे आपकी कई यादें जुड़ी हुई है, फिर उसके कई सामान भी होंगे। नीरज जी बोले, बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी की अंतिम निशानी पारी की बात सुनी है, तो तुम भी हमारे लिए कनिष्का जैसी हुई ना। हम उसका सामान स्टोर रूम में रखवा देते हैं। उन सामानों का क्या, उसकी असली निशानी तो पारी है, जिसकी आवाज आज तुम्हारी वजह से हमें दोबारा से सुनने को मिली है। राधिका कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है अंकल जी, आंटी जी, हम अपना सामान ले आते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में ऋतिक ने कहा, आरजू, यह राधिका सिंह ने रेज्यूमे फाइल जमा नहीं करवाई थी क्या? आरजू बोली, जी सर, वह तो फाइल लाई थी, आयशा मैम ने खुद ही यहाँ टेबल पर रखा था। रितिका बोले, पर वह मिल नहीं रही। तुम एक काम करो, जाकर देखो, अगर वह आ गई हो तो उन्हें मेरे कैबिन में भेजो। थोड़ी देर के बाद राधिका वहां आई। आज फिर वह साड़ी में थी, विदाउट एनी मेकअप के। उसने अंदर आते ही ऋतिक को गुड मॉर्निंग विश किया। ऋतिक ने उसकी ओर देखा, नॉट बैड, सिंपल होते हुए भी तुम अट्रैक्टिव लगती हो। मन में सोचते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे यूं मुस्कुराते देख राधिका उलझ गई। सर, आपने हमें बुलाया था? ऋतिक ने कहा, हाँ, वह आपकी रेज्यूमे फाइल नहीं मिल रही थी। राधिका टेबल पर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे सामने अपनी फाइल नजर आई। सर, यह रही हमारी फाइल, सामने ही तो रखी थी आयशा मैम ने। ऋतिक ने फाइल हाथ में लेते हुए उस पर नजर डाली। हाँ, यह तो सामने ही थी, पर मैं आपकी फाइल ढूंढ रहा था। यह तो किसी स्नेहा की फाइल है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट स्नेहा के नाम से हैं। राधिका ने सर झुकाते हुए धीरे से कहा, सर, हमारा ही नाम सुनैना है। ऋतिक ने कहा, पर आपने अपना परिचय राधिका सिंह के रूप में दिया, स्नेहा के नाम से में भी अपना परिचय दे सकते थे। राधिका बोले, सर, हम अपने आप को बस राधिका सिंह के नाम से जानना चाहते हैं। ऋतिक ने कहा, वैसे स्नेहा नाम भी तो बहुत खूबसूरत है। राधिका अपसेट होते हुए बोले, सर, हम नहीं चाहते कि कोई हमें अब इस नाम से बुलाए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा यह नाम आप इस फाइल तक ही सीमित रहने दें। वो बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अपने नाम से इतनी नफरत हो कि वह उसे सुनना भी ना पसंद करे? हमारा नाम तो हमारी पहचान होती है। ऐसा क्या हो गया है कि आपको अपना ना इतना प्यारा नाम पसंद नहीं है, फिर भी आप इतने दिनों तक इस नाम को छुपाए हैं? कभी ना कभी तो यह सामने आ ही जाएगा। राधिका गुस्से में बोली, देखिए सर, ये हमारा पर्सनल मैटर है। वैसे भी हम यहाँ काम करने आए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं। तो बेटर होगा कि आप इन सब बातों को यहीं खत्म कर दे, वरना हम यहाँ काम नहीं कर सकते। ऋतिक को सोचते हुए बोला, ओह सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। आप जा सकते हैं, जाकर अपना काम कीजिए। राधिका वहां से चली गई। उसे जाते देख ऋतिक ने सोचा, ओह गॉड, बस दिखने में मासूम और सिंपल है, जबकि रियलिटी में तो पूरी की पूरी एटीट्यूड की दुकान है। मोम ने सही कहा था कि कुछ तो खास है इस लड़की में, बहुत कुछ छुपाई बैठी है ये अपने अंदर। चलो ऋतिक बेटे, देखते हैं कि इसके साथ आगे का सफर कैसे रहता है। वैसे है तो पूरे टक्कर की। सोचते हुए वह मुस्कुरा दिया। उधर राधिका गुस्से में अपने टेबल पर आकर बैठ गई। पता नहीं लोगों को दूसरों की पर्सनल लाइफ में अपना सिर घुसेड़ने में मजा क्यों आता है। फिर आंख बंद कर ली। आंख के कोरों से एक आंसू की बूंद निकल गई। उसने अपनी आंख पोंछते हुए अपना माथा झटका और फिर वापस काम में लग गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। पूरा टीम उसके अच्छे व्यवहार और टैलेंट से प्रभावित हो गई थी। वह पूरे मन लगाकर अपना काम करती थी। जल्दी ही रुद्र ने भी उसकी टैलेंट का लोहा मान लिया। वह भी उसकी क्रिएटिविटी से काफी प्रभावित हुआ। इस बीच ऑफिस के कई मेल स्टाफ ने राधिका को प्रपोज भी करना चाहा, तो राधिका ने पोलाइटली उन्हें मना कर दिया। ऋतिक से यह सब छुपा नहीं था, उसे भी राधिका की सादगी पसंद आने लगी थी। राधिका अब हॉस्टल छोड़कर निर्मला जी के घर शिफ्ट हो चुकी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह घर के कामों में उसकी हेल्प करवा देती थी। पारी तो मम्मी मम्मी कहते हुए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। राधिका भी पारी से इतना अटैच्ड हो चुकी थी कि उसे अपनी बेटी मानकर उसकी सारी जिम्मेदारी खुद के सर पर ले ली। उन दोनों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि राधिका पारी की असली माँ नहीं है। राधिका के देखभाल से पारी जल्दी ही ठीक होकर नॉर्मल होने लगी थी। उसने अब धीरे धीरे सब कुछ बोलना भी सीख लिया था। एक दिन किसी
एक दिन किसी बड़े डील के पास होने की खुशी में आयशा जी ने पूरी टीम को पार्टी देने का सोचा। पार्टी का प्रोग्राम ऑफिस में ही रखा गया। सबको एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि कल कोई वर्क नहीं करेगा, केवल पार्टी होगी। राधिका ने जब यह सुना तो उसने आयशा जी से कहा, मैम, जब कल कोई काम नहीं होगा तो क्या हम लेट जा सकते हैं? वह हमें कुछ पर्सनल काम था। आयशा बोली, ठीक है राधिका, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लेना। राधिका ने कहा, थैंक यू मैम। दूसरे दिन राधिका ने पारी को पास के एक प्ले स्कूल में एडमिशन के लिए ले गए। वह क्या है ना कि पारी अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई थी, तो डॉक्टर ने ही उसको प्ले स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह दी थी। उसका कहना था कि अपने हम उम्र बच्चों के बीच रहकर पारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। राधिका प्रिंसिपल सर के केबिन में जाकर उसके एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी करी। प्रिंसिपल मैम कनिष्का के फ्रेंड की माँ थी। वे पारी के बारे में सब जानती थी। उन्होंने राधिका को आश्वस्त किया कि वे लोग उसका ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर के बाद राधिका पारी को लेकर ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गई। उसे पार्टी पसंद नहीं थी, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर पार्टी अटेंड कर वह वापस लौट आएगी। राधिका जब पारी को गोद में लिए ऑफिस पहुंची तो सबकी नज़र उसकी और पारी पर अटक गई। सबकी नज़रों में उसे लेकर सवाल था। राधिका ने जब सबकी नज़रों में सवाल देखा तो खुद पारी का परिचय करवाते हुए बोले, ये हमारी बेटी पारी है। सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि राधिका को देखकर किसी के लिए भी यह कह पाना मुश्किल था कि वह एक बच्चे की माँ है। और यहाँ तो किसी को यह तक नहीं पता था कि वह मैरिड है या नहीं। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। राधिका ने सबको स्पष्ट करते हुए बताया, इससे पहले कि आप लोग हमारे बारे में कुछ और बोले, हम आप सबको बता देते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, पर हम सिंगल मदर हैं। इससे ज़्यादा हम किसी को भी अपने पर्सनल लाइफ पर सवाल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। इस तरह के चर्चाएं लोग करने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उससे डायरेक्टली कुछ और पूछ सके, क्योंकि सब जानते थे कि राधिका तो खुद के पर्सनल लाइफ की कोई चर्चा करना पसंद नहीं है और ना ही दूसरों के बारे में कोई सवाल करती है। तो सब चुप ही रह गए और पार्टी इंजॉय करने लगे। आयशा जी आगे आकर पारी को गोद में लेते हुए बोले, राधिका, तुमने यह गलत किया। इतनी प्यारी गुड़िया को अब तक हमसे छुपा कर रखा। इधर ऋतिक राधिका के इस रूप को देखकर काफी सरप्राइज रह गया। वह धीरे से राधिका के पास आया। आज तो आपने सबको सरप्राइज ही कर दिया। पहले तो अपना नाम सबसे छुपाया, फिर अपनी मैरिड लाइफ और अपनी बेबी, और फिर अप हस्बैंड। वैसे आपके हस्बैंड से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। रहते कहाँ है वो? यह सुनकर स्नेहा को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हम अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। आपको हमारे बारे में जो सोचना है सोच सकते हैं, वह आपकी अपनी सोच होगी। हमें इसे कोई मतलब नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। ऋतिक ने कहा, अरे ओ सुपर फास्ट, हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे झेलता होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें छोड़कर वह भाग चुका होगा अब तक। कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। ऋतिक भी धीरे धीरे राधिका को पसंद करने लगा था। आयशा जी ने जब इस बात को अनुभव किया तो उन्होंने ऋतिक को अपने पास बुलाकर समझाया, देखो, राधिका अपने अंदर बहुत सारा दर्द समेटे हुए बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किए हुई है। प्लीज तुम आगे कुछ ऐसा ऐसा मत करना कि उसके लिए खुद को दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ी देर के बाद राधिका पारी को लेकर घर वापस आ गई। पारी निर्मला जी के पास जाकर उन्हें दिन भर की बातें बताने लगी। राधिका अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। ऑफिस की सारी बातें सोचकर उसकी आंखें नम हो गई, तो उसने आंखें बंद कर ली। भगवान, क्या मेरी आजमाइशों का कोई अंत नहीं है? भाई दिया, पर उसे भी दूर कर दिया हमसे। अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। जिससे शादी तय हुई उसने मंडप में आने से ही इनकार कर दिया। हर चीज ने शादी पर पत्नी मानने से इनकार कर दिया। फिर जब सब ठीक होने लगा तो एक बार फिर से हमारे करेक्टर पर सवाल कर हमारा मजाक बना दिया गया। क्या भगवान जी सच में हम ऐसे हैं कि पति के ठुकरा देने पर भी वहां के ऐश और आराम और शानो शौकत के खातिर हम वहां रुक गए थे? आखिर क्यों हमें यह सब सुनना पड़ा? बचपन से आज तक हमने कुछ नहीं मांगा किसी से, आपसे भी कुछ नहीं मांगा। जो आपने दिया सर झुकाकर हम मानते गए। यहाँ तक कि हर चीज से प्यार होने के बावजूद भी हमने आपसे यह कभी नहीं कहा कि हमें हमारे प्यार से मिलवा दीजिए। आपने खुद आगे बढ़कर हमें हर चीज का साथ दिया, साथ में ही इतना बड़ा इल्जाम भी
कि अपने अयाशियों के लिए हमने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी निर्मला जी कमरे में आई। राधिका बेटा क्या हुआ? आते ही लेट गई। तबीयत ठीक नहीं है क्या? राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। वह नीरज जी ने ही एक दिन राधिका से कहा था कि जिस तरह तुमने पारी को उसकी माँ लौटा दी, हमें भी हमारी बेटी लौटा दो। तब से ही राधिका उन्हें माँ बाबूजी कहना शुरू कर दी थी। निर्मला जी उसके पास बैठकर उसके सर लगाते हुए बोले, आंखें लाल हो चुकी है तुम्हारी रो रो कर, और कहती हो कुछ नहीं हुआ। बेटा, जो दिल में है एक बार इस माँ के पास निकाल कर अपने आप को हल्का कर लो। मैंने देखा है कि हर रात जब सब सो जाते हैं तो तुम कुछ याद करके बेआवाज रोती हो। ऐसी कौन सी बात है बेटा जो तुम्हें इतना दर्द दे रही है? क्या बात है बेटा? अपनी इस माँ को अपने दिल की बात नहीं कहोगी? राधिका अब उनके गले लगकर रोने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। माँ, हमने अमन की आंखों में खुद के लिए पॉजिटिवनेस देखा। अगर हम वहां रुकते तो दोनों भाइयों में बहुत बड़ी दरार आ जाती। अमन जब भी हमारी तकलीफ महसूस करते, हर चीज से दूर होते जाते। अनीता जी माँ ने अमन को माँ बनकर पाला है। अब वो उस घर के बेटे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनके दोनों बेटों के बीच दूरी आए। हमें डर था कि अमन हमें खोज ना ले, इसलिए हमने अपना नाम बदलकर राधिका रख लिया। हम नहीं चाहते कि हमें ढूंढने में वो अपना वक्त बर्बाद करे। उन्हें देवराज डेड और अनीता माँ के सपनों को पूरा करना है। अगर हम उन्हें मिल जाते तो वो हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जा पाते। निर्मला बोली। तो क्या उन लोगों ने तुम्हें खोजने की कोशिश नहीं की? राधिका ने कहा, नहीं माँ, हर जी, अमन और अवनी अभी भी हमें खोज रहे हैं, पर एक दूसरे को बिना बताए। और अवनी ने तो हमें ऑलमोस्ट खोज ही लिया था, पर हमारा नाम बदलना हमारे काम आ गया और उस नैना को ढूंढते हुए लौट के। पर अब अमन इंडिया वापस आ चुका है। अब ये दोनों भाई मिलकर हमें ढूंढने में अपनी जी जान लगा देंगे। पता नहीं हर जी ने वैसा क्यों किया था। उधर आज अमन 4 साल के बाद इंडिया वापस आ रहा था। हर्ष अपने ऑफिस में बैठा हुआ टेबल पर रखे अमन की तस्वीर को देखते हुए बोला, आज 3.5 साल के बाद तू घर वापस आ रहा है मेरे भाई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जल्दी आजा मेरे भाई। फिर मोबाइल में स्नेहा की तस्वीर निकाल कर उसे देखने लगा। स्नेहा, मेरी गलती की वजह से तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए, पर स्नेहा, साथ में मैंने भी तो अपने प्यार और अपने भाई दोनों को खो दिया। कहाँ हो तुम स्नेहा? एक बार, बस एक बार आकर मुझसे मिलो। आकर देखो स्नेहा अपने हर्ष का हाल। तुम्हारा हर्ष कुछ भी नहीं है अब तुम्हारे बिना। एक बार मुझे फिर से मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मुझसे लड़ो झगड़ो, बात भी मत करना, पर प्लीज एक बार वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि फिर से वह गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। स्नेहा देखो, मैंने अब गुस्सा करना भी छोड़ दिया। स्नेहा, लव यू वेरी मच यार। अब वापस आ जाओ। अमन भी अब तक मुझे माफ नहीं किया है। तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो गई है। स्नेहा, एक बार, बस एक बार मौका दे दो, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी, तो अपने आंसू को पहुंचकर वह घर के लिए निकल गया। इन 4 सालों में उसने खुद को काम में झोंक दिया। गुस्सा करना तो वह उसी रोज भूल गया था जब उसने गुस्से की वजह से उसका प्यार, उसकी जिंदगी, उसकी स्नेहा उसे छोड़कर चली गई थी, और उसका जान से प्यारा भाई उससे नाराज हो गया था। घर आकर उसने देखा अमन आ चुका है। वह खुशी से उसकी ओर बढ़ा ही था कि अमन उसे देखकर अनीता जी से बोला, मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। हर्ष को उदास देख अनीता जी ने कुछ कहना चाहा तो हर्ष ने उन्हें रोक दिया और वह अपने कमरे में चला गया। उधर अमन अपने कमरे से फ्रेश होकर निकला तो उसे स्नेहा का कमरा खुला हुआ नजर आया। अरे, स्नेहा का कमरा किसने खोला? कहते हुए जैसे ही उसने कमरे को बंद करना चाहा तो उसे लगा कि शायद कोई वॉशरूम में है। वह अंदर गया तो चौंक गया। कमरे में स्नेहा की हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल साफ सुथरी रखी थी। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वहां रह रहा हो। सामने दीवार पर उसके और स्नेहा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। अमन ने हाथ बढ़ाकर तस्वीर में स्नेहा के चेहरे को छुआ। कहाँ हो तुम स्नेहा? अपने भाई की एक बार भी याद नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी नाराजगी भाई से थी तो मुझे क्यों सजा दी? मुझे ढूंढने से मना कर दिया तो खुद तो सामने आ सकती हो ना। अब लौट आओ। तुम्हारा यह भाई
तुम्हें बहुत मिस करा है, नहीं रह सकता यह तुम्हारे बिना। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला तो अमन उस तरफ देखा। हर्ष को वॉशरूम से निकलते देख वह चौंक गया। वह कमरे से बाहर निकलने लगा तो हर्ष ने पीछे से आवाज थी, स्नेहा का भाई को वापस आ गया है। पर मेरा भाई कब वापस आएगा? क्या मेरा छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलती पर उससे लड़ेगा भी नहीं, उसे माफ भी नहीं करेगा? अमन रुक तो गया पर कुछ बोला नहीं। हर्ष उसके पास आया। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे माफी नहीं मिल सकती, पर तुमने ही केवल अपनी बहन को नहीं खोया, मैंने भी तो अपने प्यार के साथ साथ अपना छोटा भाई, जिसकी कभी जिसमें कभी जान बसती थी अपने बड़े भाई में, वो खो दिया। 4 साल हो गए तुमने मुझसे बात तक नहीं की। तरस गया हूँ तुम्हारे मुंह से भाई सुनने के लिए। मानता हूँ कि मैं स्नेहा के साथ तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि जब तक तुम मुझे माफ कर इजाजत नहीं दोगे तब तक मैं स्नेहा को नहीं ढूंढूंगा, सारी जिंदगी उसकी याद में गुजार दूंगा। कहते उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अमन चुपचाप नीचे चला गया। वह अनीता जी के पास आकर बैठ गया। मोम वह स्नेहा के कमरे में। अनीता जी समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह बोली, स्नेहा और तुम्हारे जाने के बाद हर्ष की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। उस दिन के बाद से वह स्नेहा के कमरे में शिफ्ट हो गया। अपने कमरे में उसके बाद पैर भी नहीं रखा आज तक। कहता है कि अब वह उस कमरे में तभी जाएगा जब स्नेहा उसके साथ रहेगी। खुद को काम में दिन रात मशरूफ कर लिया। बिल्कुल बदल गया है हर्ष। बात बात पर गुस्सा करने वाला हर्ष आज चिल्लाना भी भूल गया है। यह सुनकर अमन उठकर हर्ष के पास गया, पर वह कमरे में नहीं था। उसने उसे चारों तरफ ढूंढा पर वह कहीं नहीं था। उसने मॉम को पूछा तो उन्होंने बताया शायद फिर से टेरेस पर गया हो। अमन टेरेस पर गया। वहां हर्ष रेलिंग के सहारे खड़ा होकर आसमान को देखे जा रहा था। अमन ने धीरे से पुकारा, भाई। हर्ष ने पीछे पलटा तो देखा। अमन जल्दी से आकर उसके गले लग गया। सॉरी भाई, अपने गुस्से में मैं आपके दर्द को तो भूल ही गया। मैं भूल गया कि मुझसे ज्यादा तो आप दर्द सह रहे होंगे। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर आप आज भी वहीं खड़े हो। हर्ष भी उसे टाइट हक करते हुए बोला, अमन तुमने मुझे माफ कर दिया मेरे भाई। अब मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अमन बोला, भाई देखना, अब हम दोनों भाई मिलकर स्नेहा को ढूंढ निकालेंगे और उसे वापस इस घर में ले आएंगे, फिर कहीं नहीं जाने देंगे। हर्ष बोला, हाँ अमन, और उसकी माफी के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वह सब करूंगा। गेट पर खड़े अनीता जी, देवरा सिंघानिया और अवनी यह देखकर काफी खुश हो गए। वह तीनों नीचे आ गए। अनीता जी ने देवी माँ का धन्यवाद करने मंदिर चली गई। अवनी और देवरा सिंघानिया वहीं सोफे पर बैठ गए। अवनी बोली, अंकल अब वक्त आ गया है कि भाई को स्नेहा को खोजने के लिए जाने देना चाहिए। देवरा सिंघानिया बोले, हाँ बेटा, अब जब अमन ने हर्ष को माफ कर दिया है तो आगे का सोचना होगा। डाइनिंग टेबल पर चारों बैठे हुए थे। अवनी सबको खाना परोस रही थी। देवराज सिंघानिया बोले, हर्ष अब जब अमन आ चुका है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ के ऑफिस की जिम्मेदारी अमन संभाल लेगा। अवनी भी इतने दिनों में मार्केटिंग का काम अच्छे से समझ गई है, तो आई थिंक दोनों मिलकर उसे अच्छे से संभाल लेंगे। हर्ष बोला, जी डैड, आपने बिल्कुल सही सोचा। फिर मन ही मन बोला, मुझे अब स्नेहा को ढूंढने के लिए वक्त मिल जाएगा। अमन ने कहा, पर डैड मैं ये सब अकेले कैसे संभालूंगा, और भाई फिर क्या करेंगे? घर पर बैठकर आराम, और मैं वहाँ ऑफिस में परेशान। उसके इस तरह बोलने पर सब हंसते। देवराज सिंघानिया बोले, नहीं, हर्ष घर पर आराम नहीं करेगा, बल्कि उसे कल दिल्ली जाना होगा। यह सुनकर अवनी मुस्कुरा दी। वहीं हर्ष के गले में खाना अटक गया। वह खांसने लगा तो अमन ने जल्दी से उसकी ओर पानी बढ़ाया। पानी पीकर वह बोला, पर डैड मैं कुछ दिनों के लिए ऑफ लेना चाहता हूँ। अनीता जी बोली, ठीक है तो कर कर रहा है मेरा बच्चा, उसे कुछ दिन आराम करने दीजिए। फिर अमन भी तो आज ही आया है, तो दोनों भाइयों का थोड़ा साथ में वक्त बीतने दीजिए। अमन भी बोल पड़ा, हाँ डैड, मोम सही कह रही है। पर देवराज सिंघानिया नहीं माने। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। वहाँ हमने मधु शंकर जोशी के साथ मिलकर जिस कंपनी को बनाया, उसे आज तक उसकी पत्नी और उसका बेटा अच्छे से संभाल रहे हैं। पर अब उसके बेटे ने इस कंपनी को अमेरिका में सेटअप करने का प्रपोजल रखा है, तो मैं मना नहीं कर पाया। आखिर उस कंपनी में मैंने तो बस पैसा ही लगाया, पूरी जिम्मेदारी तो उन लोगों ने ही उठाई, तो भला मैं इस प्रपोजल को कैसे मना करता। वह नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहा है, इसलिए मिसेस जोशी चाहती है कि उसके आने तक कंपनी के सीईओ की
कुर्सी हर्ष संभाले। हर्ष सिर झुकाए बैठे हुए था। जी डैड, आपको जैसा ठीक लगे। कब जाना है मुझे दिल्ली? देवराज सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले। कल सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी। खाने के बाद अमन अवनी को छोड़ने उसके फ्लैट पर चला गया। वहां पहुंचते पर अवनी ने उसे अंदर आने को कहा। अमन मान गया तो दोनों अंदर आ गए। अवनी ने कहा, तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अमन ने कहा, नहीं अवनी, अभी कॉफी छोड़ो, मेरे पास बैठो। अवनी उसके पास बैठ गई तो अमन ने उसके हाथों को थाम कर उसके गले लग गया। थैंक यू अवनी, मेरे पीछे मेरे मॉम डैड को संभालने के लिए। अवनी उसके बालों को सहलाते हुए बोली। अमन, तुम भूल रही हो कि मैं भी अब इसी घर की हिस्सा हूँ। फिर मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे भूलती? अमन उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके माथे को चूम लिया। अवनी, मैं तुम्हारे प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, फिर भी तुमने मेरी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। अवनी भी उसकी आंखों में देखते हुए बोले। अमन, तुम अलग कब थे? भले ही हमने शादी के फेरे नहीं लिए, पर स्नेहा ने तो मुझे अम्मा के कंगन पहनाते वक्त ही उन वचनों में बांध दिया। फिर मैं कैसे अपने वचनों से मुंह फेर लेती? अमन, तुमने भाई को माफ कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम आ गए हो, स्नेहा भी जल्दी ही मिल जाएगी। फिर हम चारों एक साथ मुंबई जाएंगे, तुम्हारे अम्मा डैड के घर। उसने अमन को दीवार की ओर देखने को कहा। उसके मम्मी पापा के साथ नैना के अम्मा डैड की भी तस्वीर लगी हुई थी। अमन उन तस्वीरों को देखकर भावुक हो गया। जानती हो अवनी, जब बचपन में मैं मुंबई जाता तो माँ मुझे ज्यादा दुलारती थी और यह देखकर स्नेहा मुझसे झगड़ बैठती। अम्मा जब मुझे अपनी गोद में बैठाती तो स्नेहा रूठ कर मोम की गोद में जाकर छुप जाती। और जब अम्मा के गुजरने के बाद हम मुंबई गए तो स्नेहा मेरा वैसा ही ख्याल रखने लगी जैसे सुरुचि अम्मा रखती थी। पहले तो हमें यह सब समझ में नहीं आया, पर अब लगता है कि वह सब क्या था। स्टेना को पता था कि मैं उसका भाई हूँ, इसलिए वह मेरा ख्याल रखती थी। कहकर वह रोने लगा। अवनी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अमन, अब रोने का समय नहीं है। अब जल्दी ही तुम दोनों भाई अपनी स्नेहा को ढूंढ लाओ और हम चारों फिर से एक साथ रहेंगे। फिर स्नेहा से जितना लाड लगवाना हो लगवा लेना, पर देखना वह तुमसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करेगी। कहते हुए वह उसे चिढ़ाकर भाग गए। अमन ने भी कहा, रुको, अभी बताता हूँ स्नेहा किससे ज्यादा प्यार करेगी। कहते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते अवनी दीवार से टकरा गई। अमन ने भी एक हाथ से उसका रास्ता रोक लिया और उसके आंखों में देखते हुए दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। अवनी भी उसकी आंखों में खो गई। अमन धीरे से उसकी ओर झुका, फिर दोनों की सांसें आपस में टकराई और दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर के बाद अवनी अमन से खुद को अलग करते हुए बोले, अब घर जाओ, सुबह भाई को दिल्ली निकलना है तो कुछ समय उनके साथ भी बिता लो। बहुत इंतजार किया है भाई ने तुम्हारा। अमन ने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए वहां से निकल गया। अमन वहां से घर आ गया। वह सीधे हर्ष के पास गया। हर्ष उस वक्त स्नेहा के झूले पर बैठा हुआ था। वह भी वहीं आकर उसके बगल में बैठ गया। भाई, यह झूला स्नेहा की फेवरेट जगह है। शादी के बाद ही डैड ने इस झूले का ऑर्डर दे दिया था। आप जानते हैं, वह तो मुझे भी इस झूले पर बैठने नहीं देते थे। हर्ष ने कहा, जानता हूँ, यह स्नेहा की फेवरेट जगह है और यह मेरा भी फेवरेट जगह है। अमन उसकी ओर देखने लगा तो हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, इसी जगह पर मैंने स्नेहा से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। अमन खुशी से चहकते हुए बोला, सच भाई? हर्ष बोला, हाँ। अमन ने कहा, भाई एक बात पूछो? हर्ष बोला, हाँ पूछ तो। अमन ने कहा, भाई आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाते हो? इस सवाल पर हर्ष उदास होते हुए बोला, उस रोज पार्टी के बाद मैं स्नेहा को मैं हमारे कमरे में ले जाने वाला था, पर मेरी गलती की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। उसकी आंखें नम हो गई तो अमन बोला, क्या भाई, मैं तो यह सोच कर आया था कि इस कमरे में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा और झूले का मजा लूंगा, पर यहाँ तो आप मुझसे पहले ही कब्जा जमा कर बैठ गए। कहकर मुंह फुला लिया। हर्ष उसके फूले हुए मुंह को देखकर मुस्कुरा दिया। क्यों, तुझे जलन हो रही है? अमन बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं होगी जलन, आखिर मेरी बहन का रूम है यह। हर्ष ने कहा, ओ, बहना का भाई, वापस आ जा। सेना के भाई के मोड़ से वापस मेरे भाई के मोड़ पर आ जाओ, वरना। अमन बोला, वरना क्या भाई? और हंसते हुए भाग गया। हर्ष भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। कमरे में ही दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर लगाने लगे। कुछ देर में थक कर दोनों बेड पर गिर गए। दौड़ते दौड़ते दोनों की सांसें चढ़ गई थी। थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद अमन बोला, भाई
डैड ने ये अच्छा नहीं किया। हर्ष बोला, क्या? अमन ने कहा, आपको दिल्ली भेजकर। हर्ष ने कहा, डैड ने कुछ सोचकर ही मुझे दिल्ली की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी होगी। अमन बोला, पर भाई, हम लोगों ने तो मिलकर स्नेहा को खोजने का विचार किया था ना। हर्ष ने कहा, हाँ तो हो जाएगा ना, हम दोनों मिलकर उसे खोजेंगे। तुम यहाँ खोजने का प्रयास करना और मैं वहाँ। अमन बोला, वैसे भाई, आपको नहीं लगता कि मॉम डैड हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं? हर्ष चौंक और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मॉम डैड जानते हैं कि स्नेहा कहाँ है और कैसी है, वरना वे इतने निश्चित नहीं रहते। इस पर अमन उठकर बैठ गया और बोला, एक मिनट भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्नेहा दिल्ली में ही है इसलिए डैड आपको दिल्ली भेज रहे हैं? हर्ष भी उठकर बैठ गया। अरे हाँ, मैंने तो यह सोचा भी नहीं, शायद इसीलिए डैड यूं अचानक से मुझे दिल्ली भेज रहे हैं। अमन खुश होते हुए बोला, वाह भाई, तब तो आपको जरूर जाना चाहिए और जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए। वीकेंड में भी आपका आपको ज्वाइन कर लूंगा, फिर दोनों भाई मिलकर मिशन स्नेहा कंप्लीट करेंगे। हर्ष हंसते हुए बोला, ठीक है, तो कल से ही मैं मिशन स्नेहा शुरू कर दूंगा। अमित भी मुस्कुराते हुए बोला, भाई, आपने कल के लिए पैकिंग कर ली? हर्ष बोला, हाँ, सारा पैकिंग हो गया है। अमन ने कहा, ठीक है भाई, तो अब आप सो जाइए, सवेरे आपकी फ्लाइट है, गुड नाइट। कहकर वह जाने के लिए बेड से उतरने लगा तो हर्ष ने उसे रोक लिया। अमन, आज यही रुक जा, नींद तो मैं कल ही पूरी कर लूंगा, पर आज मुझे इन 3.5 साल की कमी को पूरी करनी है। यही बैठ और मुझसे बातें कर। अमन भी भावुक हो गया। ठीक है भाई, हर्ष बोला, मेरे कारण तुम्हें और अवनी को भी अलग रहना पड़ा। अमन, जानते हो, अवनी बहुत अच्छी लड़की है, उसने मॉम और डैड को बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरा भी। मेरी सारी गलतियों को माफ करते हुए उसने मुझे एक बड़े भाई का सम्मान दिया। बहुत प्यारी लड़की है वह, उसका हमेशा ख्याल रखना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। अमन बोला, हाँ मैं जानता हूँ भाई, वह बचपन से बिना परिवार के हॉस्टल में पली, तो उसे परिवार का महत्व पता है। और स्नेहा को तो वह मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। फिर आंखें बंद कर वह अवनी के ख्यालों में खो गया। हर्ष जब उसे देखा तो मुस्कुरा दिया, चल अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी। आंख बंद कर वह सोचने लगा, स्नेहा, अगर सच में तुम दिल्ली में हो तो मैं अब बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर तुम जो उधर दिल्ली में राधिका पारी को लेकर एक बुक शॉप पर गए, पर वहां उसे ड्राइंग बुक दिला रही थी कि सामने से आवाज आई, हे मिस सुपर फास्ट, यहाँ भी अकेली? राधिका ने सर उठाकर बगल में देखा तो ऋतिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। राधिका बोली, सर आप यहाँ? ऋतिक ने कहा, हाँ मैं यहाँ। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्या यह तुम्हारी पर्सनल शॉप है? अगले दिन ऑफिस में ऋतिक का मन अपने केबिन में नहीं लग रहा था तो वह काम के बहाने उठकर राधिका के पास आ गया। ओ हेलो सुपरफास्ट, क्या हो रहा है? राधिका एक नजर उठाकर ऋतिक पर डाली, फिर अपने काम में लगे। उसे चुप देखकर ऋतिक बोला, जानती हो, कल तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहां रुका, पर तुम्हारा हस्बैंड वहां आया नहीं। अरे ऐसा भी क्या खास है उसमें जो तुम मिलवाना भी नहीं चाहती हो? क्या मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है या नहीं। राधिका इरिटेट होकर उठकर वहां से चली गई। तभी आयशा जी उस केबिन में आई। ऋतिक को वहां देखकर चौंके। अरे ऋतिक, तुम यहाँ और राधिका कहाँ है? ऋतिक शक पका गया। वो मैं राधिका से कुछ डिजाइन पर डिस्कस करने आया था, पर देखो ना, मुझे यहाँ बिठाकर खुद चली गए। आयशा जी बोले, हो सकता है कि किसी काम से उलझ गई हो। अच्छा तुम मेरे केबिन में आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। ऋतिक बोला, ठीक है मॉम, और उसके पीछे चला गया। आयशा जी उसे एक फाइल देते हुए बोले, ऋतिक, जयपुर से सिंघानिया साहब का फोन आया था, वह बोल रहे थे कि हर्ष आज यहाँ आ जाएगा, वह कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। ऋतिक खुश होते हुए बोला, वाह मॉम, इट्स ए ग्रेट न्यूज, कितने दिनों के बाद हर्ष से मिलना हो पाएगा। वैसे मॉम, मुझे भी अमेरिका के लिए कल ही निकलना होगा क्योंकि वहाँ के स्पॉन्सर ने परसों की मीटिंग फिक्स कर दी है। वैसे मॉम, मैं क्या सोचता हूँ कि हम यहाँ से भी कुछ बेस्ट डिजाइनर को वहाँ ले जाएंगे ताकि वहाँ के डिजाइनरों के साथ मिलकर वे कुछ यूनिक रिजल्ट दे सके। आयशा जी बोले, ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। पहले कल हर्ष को कंपनी के चार्ज हैंडओवर करने की तैयारी करो। नेक्स्ट डे आज राधिका का मन सुबह से ही विचलित हो रहा था। उसे बेचैनी सी फीलिंग आ रही थी, फिर भी खुद को संभालते हुए पारी को
ब्रेक छोड़ते हुए ऑफिस चले गए। आज ऑफिस में काफी चहल पहल हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे सामने से आरजू कुछ फाइलों के साथ आती हुई नजर आई। उसने उसे रोकते हुए पूछा, आरजू जी, आज कुछ खास है क्या? आरजू बोले, वह आज जयपुर से हर्ष सर आ रहे हैं और आज रात को ऋतिक सर को भी अमेरिका निकलना है, तो सीईओ का पोस्ट अब हर्ष सर संभालेंगे। बस उसी की तैयारी हो रही है। राधिका नाम सुनकर चौंक गई। क्या नाम बताया आपने? अभी नए सीईओ का? आरजू बोले, हर्ष सर। क्या तुम उन्हें जानती हो? राधिका ने इनकार से सिर हिलाया। तो आरजू बोले, मुझे यह फाइल सर के केबिन में रखनी है, तो मैं जा रही हूँ। तुम याद से कॉन्फ्रेंस हॉल में 12 बजे पहुंच जाना। आज हर्ष सर का इंट्रोडक्शन होने वाला है। राधिका भी अपने केबिन की ओर जाने लगी। अरे जयपुर में बस एक ही हर्ष थोड़ी है, और भी बहुत सारे होंगे। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। अरे यह आवाज, यह तो हर्ष जी की आवाज है। पीछे मुड़कर देखा तो सामने से हर्ष ऋतिक के साथ आ रहा था। वह झट से पिलर के पीछे छुप गए। हर्ष ऋतिक के साथ उसके केबिन में चला गया। राधिका जल्दी से अपने केबिन में चली गई। हमें जाना होगा, हम अभी नहीं मिल सकते उनसे। कहीं उन्होंने तो हमें देखा तो नहीं? नहीं नहीं, अगर देखा होता तो पीछे मुड़कर जरूर देखते एक बार। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर हम अभी घर चले जाते हैं। अभी हम उनका सामना नहीं करने चाहते। और अभी क्या, हमें करना भी नहीं उनका सामना। बड़बड़ाते हुए उसने अपना बैग लिया और आरजू को एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया और तुरंत वहां से निकल गए। और उधर ऋतिका हर्ष को बताया कि थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे स्टाफ जमा होंगे, उनके साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। यह सुनकर हर्ष को राहत मिली। चलो अच्छा हुआ, अगर स्नेहा यहाँ जॉब करती होगी तो अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में जरूर आएगी। यह सोचकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सारे स्टाफ इकट्ठा हो गए। हर्ष ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई पर स्नेहा कहीं भी नजर नहीं आई। तो उसने आरजू से पूछा, सारे स्टाफ आ चुके हैं? आरजू ने कहा, हाँ सर, बस मिस राधिका नहीं आई। इस बार ऋतिक ने कहा, राधिका क्यों नहीं आई? सुबह तो ऑफिस आई थी। आरजू बोली, यस सर, पर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने लीव का मैसेज देकर चली गई। ऋतिक यह सुनकर परेशान होते हुए बोला, यह तुम अब बता रही हो, पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे घर गई होगी। तभी आयशा जी वहां आई। क्या हुआ ऋतिक, एनी प्रॉब्लम? ऋतिक ने कहा, जी मोम, वह राधिका की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वह घर चली गई। आयशा जी बोली, हाँ, मेरी बात हो गई उससे, वह अब ठीक है। ऋतिक राधिका की खैरियत जानकर राहत की सांस लेते हुए, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। फिर सारे स्टाफ को हर्ष का परिचय देते हुए सारी बातें क्लियर की गई। थोड़ी देर के बाद सारे स्टाफ अपनी अपनी सीट पर चले गए। हर्ष भी ऋतिक के साथ उसके केबिन में आ गया। हर्ष थोड़ी देर बाद वॉशरूम गया। ऋतिक भी चेयर पर बैठकर राधिका को याद करने लगा। सोचा था कम से कम आज जी भरकर तुम्हें देख लूंगा, थोड़ा तुमको परेशान भी कर लूंगा। फिर तो अब 3 महीने बाद ही तुम्हें देख पाऊंगा। पर तुम तो घर चले गए। मेरे पास तो तुम्हारा नंबर तक नहीं है कि तुम्हें मुझसे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ सकूं। मोम से नंबर मांगा भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अब सीधे अमेरिका से वापस आने के बाद ही तुमसे मिल पाऊंगा। और हाँ, उस समय तक अगर तुम्हारा वह मिस्टीरियस हस्बैंड सामने नहीं आया तो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रॉमिस, मैं तुम्हें और परी को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। यह सोचकर मुस्कुरा रहा था। सामने हर्ष बैठा था, उसे देख रहा था। ऋतिक, अब वापस भी आ जाओ। यह सुनकर ऋतिक हड़बड़ा गया तो हर्ष हंस पड़ा। तो जनाब, राधिका की यादों में खोए हुए हो? ऋतिक चौंक गया। नहीं नहीं, नहीं तो। फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, तुम्हें किसने बताया? हर्ष ने कहा, इसमें बताना क्या है, सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। जिस तरह से तुम आरजू को उसके लिए बोल रहे थे, सब जाहिर सा हो रहा है। वैसे यह राधिका है कौन? ऋतिक बोला, क्या बताऊं यार, राधिका क्या जादू है, जादू। हमारी कंपनी के डिजाइनर टीम के मेंबर है और मॉम की फेवरेट डिजाइनर है। विश्वास नहीं करोगे, फर्स्ट डे उसकी सादगी पर मैंने कमेंट किया था तो मॉम ने उसकी बहुत तारीफ की। मुझे चिढ़ होने लगी कि एकदम से सिंपल से हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली लड़की कैसे क्रिएटिव डिजाइनर हो सकती है। पर वक्त के साथ साथ उसने मेरी सोच को बदल दिया और अपने टैलेंट का सबको लोहा मनवा लिया। और फिर धीरे धीरे उसकी सादगी का मैं दीवाना बनता चला गया। हर्ष ने कहा, तो तुमने अपनी फीलिंग के बारे में उसे बताया? ऋतिक ने कहा, नहीं यार, खूंखार शेरनी की तरह झपटा मारती है मुझ पर। बात करने की कोशिश करो तो तुरंत कहती है, नो पर्सनल बात करना, जॉब छोड़कर चले जाएंगे हम। यह सुनकर
हर्ष हंस पड़ा। पर तब तो तुम्हारे टक्कर की है यार। ऋतिक बोला, हाँ यार, सादगी में भी विंस की मूर्ति लगती है। पर पता नहीं, आज तक कभी उसे हंसते नहीं देखा मैंने। हमेशा चेहरे पर एक उदासी छाई रहती है। जी चाहता है कि जाकर उसे गले लगा लो और उसके चेहरे से उदासी नोच फेंको। हर्ष को यह सुनकर स्नेहा की याद आ गई। स्नेहा भी तो बिना मेकअप के इतनी खूबसूरत लगती है। फिर उससे बोला, तो फिर उसे जल्दी से बता क्यों नहीं देता? ऋतिक ने कहा, हाँ, सोच तो वही रहा हूँ, उससे बात करने के लिए ही उसे तंग करता रहता हूँ। पारी को भी अपना फ्रेंड बना लिया ताकि उससे बात बढ़ाने में हेल्प मिल सके। अब है अमेरिका से वापस लौटने पर ही उसे किसी भी तरह अपने दिल की बात बता दूंगा। कॉफी पीते हुए हर्ष ने पूछा, यह पारी कौन है? उसकी छोटी बहन है क्या? हर्ष ने कहा, नहीं, पारी उसकी 4 साल की बेटी है। बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल डॉल की तरह। यह सुनकर हर्ष चौंक गया। उसके मुंह से कॉफी बाहर निकल गया। क्या बेटी? यू मीन सी इज मदर? ऋतिक ने कहा, हाँ, बट उसके हस्बैंड का कोई पता नहीं है इस बारे में। वो कभी किसी को नहीं बताती। इसलिए तो मैंने तय किया है कि मेरे लौटने तक अगर वह वापस नहीं आया तो मैं वापस आकर राधिका को अपना बना लूंगा। हर्ष बोला, वाकई में ऋतिक, काफी स्ट्रोंग हो तुम यार। क्या वह इतनी अच्छी है? ऋतिक ने कहा, तुम मिलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। पर हाँ देखो, मेरे पीछे तुम उसे मत पटा लेना। इस पर हर्ष चैंप गया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऋतिक ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर हाँ, बिल्कुल तेरे टाइप की है, तेरी ही कार्बन कॉपी हो। हर्ष ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं अपनी वाइफ के अलावा और किसी की ओर देखता तक भी नहीं। अब उलझने की बारी ऋतिक की थी। अबे तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया नहीं। ऑस्ट्रेलिया तक तो तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं थी, फिर कब हुआ ये सब? हर्ष बोला, बस बस, पहले शांत हो जाओ। लास्ट सेमेस्टर के पहले वाले छुट्टी में जब घर आया था उसी समय शादी हुई थी। फिर हर्ष आगे कुछ बता पाता कि आयशा जी अंदर आ गए। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो अब थोड़ा काम भी कर ले। अब ऋतिक, बहुत सारा काम है, फिर तुम्हारी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है और आज रात की फ्लाइट है तुम्हारी। ऋतिक ने कहा, ओके मॉम। और मॉम, आपको पता है इस कोचू ने शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। आयशा जी बोली, मैं जानती हूँ। ऋतिक की आंखें फैल गई। क्या मॉम, आप जानती हो? मुझे बताया भी नहीं। इस पर हर्ष बोला, अच्छा ठीक है, अब इतना रिएक्ट मत करो। अमेरिका से वापस लौटो, तब तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा और सारी बातें भी बता दूंगा। आयशा जी यह सुनकर मुस्कुरा दी। फिर सब काम में लग गए। शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। ऋतिक ने कहा, अच्छा चलता हूँ हर्ष, लौटने पर मिलूंगा। और फिर उसके कान में कहा, मेरी सुपरफास्ट से जरा बच कर रहना, काट खाएगी, हो सके तो उसका ख्याल भी रखना। हर्ष मुस्कुरा दिया और वह निकलने लगा तो आयशा जी बोली, हर्ष, तुम जब यहाँ हो मेरे फ्लैट पर ही रुक जाओ। हर्ष बोला, थैंक यू आंटी, पर डैड ने यहाँ का फ्लैट रेडी करवा दिया था तो वहीं रुका हुआ हूँ। आयशा जी बोली, और ठीक है, कहकर वह निकल गई। उन लोगों के जाने के बाद हर्ष भी अपनी गाड़ी से निकल गया। घर पर उसका मन नहीं लग रहा था तो वह पास ही के पार्क में आकर बैठ गया। मोबाइल में स्नेहा की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कुछ तो हिंट दो। देखो, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, पर मैं अभी तक वही हूँ जहाँ तुम छोड़कर गई थी। तुम्हारे बिना मैं कैसे आगे बढ़ूं? फिर आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान, अब आप ही मुझे कुछ हिंट दो कि मैं स्नेहा को कहाँ खोजूं। इधर राधिका के जल्दी ही घर लौट आने से निर्मला जी परेशान हो गए। राधिका बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका बोली, हाँ माँ, कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए चली है। निर्मला जी ने कहा, डॉक्टर को बुलवा दूं क्या? परेशान होते हुए बोले। राधिका बोली, नहीं माँ, हम बस कुछ देर सोना चाहते हैं। निर्मला जी बोले, ठीक है बेटा, तो तुम जाकर आराम करो, मैं पारी को लेकर आती हूँ। कहकर वह चली गई। राधिका अपने कमरे में आकर लेट गई। क्या करूं, कैसे सामना करूं? कब तक छुप कर रहूंगी? पता नहीं वो क्यों आए हैं यहाँ, और इन्हें कैसे पता चला हमारे यहाँ होने का? और डैड ने भी तो हमें नहीं बताया कि वह आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई। राधिका जब सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। राधिका बोली, माँ, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? निर्मला जी बोली, तुम गहरी नींद में सो रही थी तो उठाने का मन नहीं किया। अच्छा लो, चाय पी लो। और हाँ, मैं पारी को लेकर पार्क जा रही हूँ। किचन में जाकर जो मन करे बनाकर दोनों बाप बेटी खा लेना। पारी राधिका से लिपट गई। अम्मा, आप भी चलो ना हमारे साथ पार्क में।
राधिका उसका सर चूमते हुए बोली, मम्मा की जान, आज आप नानी के साथ ही जाएंगे, किसी और दिन हम जरूर चलेंगे। निर्मला जी पारी को लेकर पार्क में चली गई। वहां जाकर पारी बच्चों के साथ खेलने लगी। निर्मला जी वहीं बैठकर उसे खेलते हुए देखने लगी। इत्तेफाक से हर्ष भी उसी पार्क में बैठा हुआ था। वह मोबाइल में स्नेहा की तस्वीर देख रहा था कि तभी एक बॉल आकर उसे लगी और मोबाइल से छूट कर नीचे गिर गया। पारी सामने खड़ी थी। हर्ष उसकी ओर देखा तो मुस्कुरा दिया, इट्स ओके बेटा, और अपना फोन उठा लिया। पारी उसके बगल में आकर बैठ गई। अंकल, आप भी यहाँ खेलने आए हो? हर्ष बोला, नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही बैठने आए थे। बेटा, आपका क्या नाम है? पारी। पीछे आप मोबाइल में गेम खेल रहे थे? हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं तो अपनी डॉल को देख रहा था। पारी बोली, क्या आपके पास भी डॉल है? हर्ष ने कहा, आप देखेंगे क्या हमारी डॉल को? पारी ने हाँ में सर हिलाया तो हर्ष ने उसे स्नेहा की तस्वीर दिखाई। उसे देखकर पारी हंसते हुए बोली, अंकल, ये कोई डॉल नहीं है, ये तो मेरी मम्मा है। और जोर जोर से हंसने लगे। हैरान सा हर्ष कभी पारी को देखता तो कभी स्नेहा की तस्वीर को। ये बच्ची क्या बोल रही? नहीं नहीं, शायद इस बच्ची को पहचानने में गलती हो गई है। पर कोई भी बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कैसे गलती कर सकता है? उसे यूं चुप देखकर पारी बोली, अरे अंकल, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आप कौन है और मेरी मम्मा की फोटो आपके पास क्यों है? पारी की बात से हर्ष की तंद्रा टूटी। बेटा, आपसे अपनी मम्मा को पहचानने में गलती हो गई है। यह आपकी मम्मा नहीं, मेरी डॉल है। पारी जिद पर अड़ गई, नहीं अंकल, यह आपकी डॉल नहीं, मेरी मम्मा है। हर्ष अब परेशान हो गया, पर बेटा, इसे कैसे हो सकता है? ये आपकी मम्मा नहीं हो सकती। पारी बोली, आप हमारी नानी से ही पूछ लीजिए। और उसका हाथ पकड़कर अपनी नानी के पास ले आई और बोली, नानी, नानी माँ, इन्होंने हमारी मम्मा का फोटो लिया है। अब हर्ष निर्मला जी हर्ष का चेहरा देखने लगे तो पारी ने हर्ष का फोन लेकर उसे स्नेहा की तस्वीर दिखाई। निर्मला जी कभी स्नेहा की फोटो को तो कभी हर्ष को देखती। हर्ष के मन में भी हजारों सवाल आ रहे थे। निर्मला जी मोबाइल हर्ष को देते हुए बोले, हमारी बेटी की तस्वीर आपके पास कैसे है? आप कौन हो बेटा? हर्ष ने कहा, नहीं आंटी, ये मेरी पत्नी स्नेहा की तस्वीर है। हो सकता है कि आपकी बेटी का लुक मेरी स्नेहा से मिलता है, पर यह सच है कि यह मेरी पत्नी स्नेहा है और मैं आर फैशन हाउस का सीईओ हर्ष सिंह हूँ। यह सुनकर निर्मला जी को समझ में आया कि राधिका ऑफिस से आज जल्दी क्यों आ गई। एक बार को तो उसका मन हुआ कि वह हर्ष को राधिका के बारे में सब सच बता दे। फिर उन्होंने सोचा कि जब तक राधिका खुद को उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उन्हें भी कोई हक नहीं है उसे कुछ बताने का। निर्मला जी को चुप देखकर हर्ष बोला, आंटी, आप चुप क्यों हो? आप प्लीज मुझे बताइए कि आप मेरी स्नेहा को अपनी बेटी क्यों बता रही है? निर्मला जी बोली, देखिए बेटा, आप जो भी हो, पर यह तस्वीर मेरी बेटी राधिका की है। और फिर वो अपने मोबाइल से राधिका और पारी की तस्वीर निकालकर उसे देखने को दी। हर्ष उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। ये तो स्नेहा ही है, पर ये पारी उसकी बेटी कैसे हो सकती है? निर्मला जी आगे बोली, देख लिया ना बेटा, ये मेरी राधिका है और ये आप ही की कंपनी में जॉब करती है। यह कहकर वो पारी को लेकर चली गई। हर्ष सोचता रह गया, ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं नहीं, इसमें कोई ना कोई झोल जरूर है। मुझे पहले स्नेहा से बात करना होगा, पर उससे मिलूं कैसे? तभी उसे ध्यान आया कि आंटी बोल रही थी कि उनकी बेटी उसी के कंपनी में जॉब करती है। कहीं ये वही राधिका तो नहीं जिसके बारे में ऋतिक बोल रहा था? कहीं मैंने आने में तो देर नहीं कर दी? नहीं नहीं, स्नेहा केवल मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। अब मैं उस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं ये जान चुका हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अब कल ऑफिस में उससे मिलकर सब बातें क्लियर कर लूंगा और फिर जितनी जल्दी हो सके उसे मना कर यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। घर पर मॉम डैड अमन अवनी सब उसका इंतजार कर रहे हैं। घर जाते हुए निर्मला जी यह सोचकर बहुत ही खुश हो रही थी कि हर्ष राधिका से अभी भी बहुत प्यार करता है। उधर निर्मला जी के निकलने के बाद नीरज जी भी बाजार के लिए निकल गए। घर पर राधिका अकेली बैठी हर्ष के बारे में सोच रही थी। उसके कानों में आज भी उसके वो शब्द गूंज रहे थे जब उसने उसे एक गिरी हुई अयाशियों में डूबी लड़की बताया था। ये शब्द जब उसके बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपने कानों को दोनों हाथों से ढकते हुए चिल्लाए, नहीं, हम बचलन वह किरदार नहीं है। फिर खुद को शांत करते हुए बोले, अब आपको कोई हक नहीं है हमसे मतलब रखने का, हमारे पास आने का। आपने हमें दो दो बार ठुकराया, हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। आपकी वजह से एक बार फिर से
हम अपने भाई से दूर हो गए। नहीं, अब और नहीं। हम अब आपको अपने करीब आने का मौका नहीं देंगे। तभी डोरबेल बजे। राधिका खुद को संभालते हुए डोर ओपन की तो सामने एक हैंडसम जवान, लगभग 30 साल का युवक खड़ा था। राधिका बोली, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वह युवक राधिका को देखकर पहले तो शक पका गया, फिर बोला, ये नीरज जी का घर है। राधिका बोली, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है, पर वो अभी घर पर नहीं है, बाजार गए हैं। पर आप कौन? इस पर वह युवक बोला, मैं पारी का अंकल समर हूँ। यह सुनकर स्नेहा बोली, ओह सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आइए अंदर, आप बैठिए। आंटी अब पारी को लेकर आती होगी। फिर राधिका किचन में जाकर उसके लिए कॉफी बनाकर लाई। समर कॉफी पीता हुआ उससे पूछा कि आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर राधिका बोली, जी मैं राधिका सिंघानिया, यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। समर जी, एक बात पूछूं आपसे? समर ने कहा, जी पूछिए। राधिका ने कहा, वो आप लोगों को पारी की खोज खबर लेते नहीं देखा आज तक। इस पर समर ठंडी सांस लेते हुए बोला, पारी के मम्मी पापा यानी कि मेरे भैया भाभी की लव मैरिज थी, जिससे मेरे मम्मी पापा खुश नहीं थे। फिर जब भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ तो पारी की तबीयत बिगड़ गई। मेरे माँ पापा तो पहले से ही भाभी से नाराज थे, तो उन्होंने पारी का ध्यान नहीं दिया। पारी को उस समय एक्स्ट्रा केयर की जरूरत थी और मुझे भी अपने काम की वजह से लंदन जाना पड़ा, इसलिए मैंने पारी को यहाँ अंकल आंटी के पास रहने देना बेहतर समझा। तभी निर्मला जी पारी को लेकर घर पहुंच गए। समर को देखकर वो चौंक गई। अरे समर बेटे, आप यहाँ? समर उनके पैर छूते हुए बोला, जी आंटी, आज ही लंदन से लौटा हूँ और अपनी पारी से मिलने आ गया। निर्मला जी बोले, अब घर में सब ठीक है? समर ने कहा, जी आंटी। और समर पारी के पास आया तो पारी पहले थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर राधिका के पीछे जाकर छुप गई। समर पारी को वापस बोलते देख खुश होकर निर्मला जी की ओर देखा तो वह बोली, बेटा, हम लोग तो उम्मीद ही खो चुके थे। फिर अचानक से राधिका हम लोगों के लिए चमत्कार बनकर आई और हमारी पारी फिर से ठीक हो गई। समर ने भी राधिका का धन्यवाद किया। पर आंटी, पारी तो मुझे पहचान ही नहीं रही। मैं तो यह सोच कर आया था कि शादी के बाद अपने भैया भाभी की निशानी को अपने साथ ले जाऊंगा। निर्मला जी खुश होते हुए बोले, कब है आपकी शादी? समर ने कहा, आंटी, अभी बात चल रही है। राधिका ने कहा, समर जी, आप जब तक यहाँ है आते रहिए, धीरे धीरे पारी आपको पहचान जाएगी। फिर वो पारी से बोली, बेटा, ये आपके चाचू है, आप इनसे मिले नहीं? पारी धीरे से सिर हिलाया तो वह उसे लेकर समर के पास आई। मम्मा की जान, आप अपने चाचू से फ्रेंडशिप कीजिए। निर्मला जी उन दोनों को वहीं छोड़कर अंदर किचन में चले गए। पारी भी धीरे धीरे समर के साथ घुलने लगी। थोड़ी देर के बाद समर राधिका से बोला, राधिका जी, मैं कल पारी को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता हूँ, पर वो तो अकेले मेरे साथ आएगी नहीं। तो क्या कल आप भी मेरे साथ जा सकते हैं? राधिका उसका चेहरा देखने लगी तो वह तुरंत बोला, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। राधिका यह सुनकर तो सोचते हुए मुस्कुरा दी, ठीक है, पर एक शर्त पर। समर खुश होते हुए बोला, ठीक है, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है। राधिका ने कहा, अरे, अब पहले आप मेरी शर्त तो सुन लीजिए। समर ने कहा, जो भी शर्त होगा पारी की खुशी से बढ़कर तो नहीं होगा ना, इसलिए मुझे सब शर्त मंजूर है। राधिका ने कहा, ठीक है, तो आप कल 1 बजे मुझे मेरे ऑफिस से पिक कर लीजिए, पर यहाँ आप पारी के डैड बनकर आएंगे, क्योंकि वहाँ सब मुझे पारी की मम्मा के रूप में जानते हैं और आपको पारी के डैड के रूप में आना होगा। बोलिए, आपको ये मंजूर है? समर खुश थे राधिका को देखकर बोला, वैसे मुझे हर शर्त मंजूर है, पर क्या मैं आपसे इसकी वजह पूछ सकता हूँ? राधिका बोली, नहीं, हम ये नहीं बताएंगे। अगर आपको आना हो तो आइए, वरना फिर पारी के मैटर में हमसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत कीजिएगा। कहकर वह पारी को लेकर अंदर चले गए। उधर समर भी कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन राधिका सुबह से ही परेशान थी। क्या करे, ऑफिस जाए या ना जाए? रोज रोज तो ऑफिस से भाग नहीं सकती। हाँ, माँ बाबूजी को भी शक हो जाएगा। समर जी को देखकर आइडिया आया था हर चीज से दूर जाने का, पर वो भी तो बिना कुछ बोले ही चले गए। वह इसी अधेड़ बूंद में थी कि तभी निर्मला जी आकर उसे पारी के यूनिफॉर्म थमाते हुए बोले, लो, अपनी बेटी को खुद तैयार कर लो, मुझे तो परेशान कर रखा है इसने। आदत बिगाड़ रखी हो तुम इसकी। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे कैसे संभालूंगी। राधिका बोले, माँ, हम तो कहीं नहीं जा रहे। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? निर्मला जी बोली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बेटा, बस मुंह से निकल गया। वैसे भी सच तो यही है कि जब हर्ष तुम्हें लेने आ जाएंगे तब तो तुम उसके साथ ही चली जाओगी ना। और फिर अब समर जी ने भी आगे बढ़कर पारी को अपने साथ रखने की बात की है, तो आज न कल तो
पारी को तुमसे दूर होना ही पड़ेगा ना। हर्ष का नाम सुनते ही जहाँ राधिका उदास हो गई, वहीं पारी से दूर होने की कल्पना से वह सिहर गई। वह पारी से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। माँ, आप आज के बाद से दोबारा ऐसी बात मत कहना। हम सबके बिना जी सकते हैं, पर हम अब पारी के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। हम पारी को खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। कहकर वह पारी को अपने सीने से लगा लिया। पारी भी राधिका के गले से लिपट गई और बोली, मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? राधिका बात बदलते हुए बोली, अच्छा चलिए, पहले स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। माँ, हम पारी को तैयार करते हैं, और हाँ, अब हमें कोई भी पारी से अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। निर्मला जी खुश होकर उसका सर चूम ले और मन मन ही मन सोची, अब हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका, अब हर जी भी आ गए हैं तुम्हें मनाने, और समरने जी भी अब पारी को अपनाने के लिए तैयार है। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी कि फिर जब तुम्हारे अपने बच्चे आ जाएंगे तो तुम धीरे धीरे पारी को भूल जाओगी। थोड़ी देर के बाद राधिका पारी के साथ तैयार होकर घर से निकल गए। राधिका पारी को छोड़ते हुए धड़कते दिल के साथ ऑफिस आई। वह खुद से लड़ती हुई खुद को हर्ष का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। जो ही वह ऑफिस के अंदर आई तो उसे सामने से आरजू आती हुई दिखी। आरजू बोली, गुड मॉर्निंग राधिका, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राधिका बोली, गुड मॉर्निंग आरजू जी, हम ठीक है। आरजू बोली, राधिका, हर्ष सर से कल तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था, तो आज जाकर मिल लेना। राधिका सिर हिलाकर चली गई। नहीं, हम नहीं मिल सकते उनसे। हमसे जितना हो सकेगा हम उनके सामने जाने से बचेंगे। राधिका आयशा जी के पास रिपोर्ट कर अपनी टेबल पर वापस आ गई और कुछ डिजाइन्स जिसे वह कल अधूरा छोड़ गए थे कंप्लीट करने लगी। इधर हर्ष अपने कैबिन में बैठा स्नेहा से मिलने का तरीका खोज रहा था। मुझे किसी भी तरह से स्नेहा को मनाना होगा, उससे बात करना होगा, और डेट से तो वापस जाकर बात करूंगा। उन्हें सब पता था, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। थोड़ा पहले नहीं भेज सकते थे क्या? अगर पहले भेज देते तो अब तक तो मैं स्नेहा को मना भी चुका होता, पर मनाऊं कैसे? एक तो इसका गुस्सा, ऊपर से वो आंटी कैसे मेरी स्नेहा को अपनी बेटी और उस बच्ची पारी की माँ बताती है, और उधर ऋतिक, उसे भी कोई और नहीं मिला था क्या? सबको मेरी स्नेहा ही नजर आती है, पर कोई बात नहीं, उसके वापस लौटने से पहले मैं स्नेहा को मना लूंगा। पारी की याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्नेहा चाहे जो हो, पर पारी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। और फिर वह उदास हो गया। अगर उस रोज मुझसे वह गलती नहीं हुई होती तो आज हम दोनों के बीच में पारी जैसी कोई जूनियर स्नेहा या जूनियर हर्ष होता। फिर हर्ष ने लैपटॉप में कुछ सर्च किया और आरजू को बुलाया। आरजू बोली, यस सर, आपने बुलाया? हर्ष ने कहा, हाँ मिस आरजू, यह मिस्टर कपूर के साथ जो डील होनी है उसके डिजाइन किसके पास है? यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। आरजू ने कहा, सर वह डिजाइन तो राधिका देखती है। इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट राधिका के ही डिजाइन क्लाइंटों के द्वारा ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, वाह, काफी टैलेंटेड है मिस राधिका। यह तो वही है ना जो कल मीटिंग में नहीं आई थी? आरजू बोली, जी सर, कल राधिका की तबीयत खराब हो गई थी। हर्ष मन ही मन बोला, तबीयत तो नहीं खराब हुई थी, बस मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। अब मैं भी देखता हूँ कब तक मुझसे छुपती हो। फिर आरजू से बोला, आप मिस राधिका को इसके डिजाइन की फाइलों के साथ मेरे कैबिन में भेजिए, और हाँ, आप दूसरी फाइल कंप्लीट कर लीजिए। आरजू ने कहा, जी सर, कहकर चली गई। आरजू राधिका के पास आई और बोली, राधिका, तुम्हें सर ने मिस्टर कपूर वाले डिजाइन का फाइल लेकर अपने कैबिन में बुलाया है। राधिका को सोचते हुए बोली, पर आरजू जी, उस डिजाइन की प्रिंट आउट तो ऋतिक सर को हमने दे दिया था। आरजू बोली, पता नहीं, सर बोल रहे थे कि उन्हें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो तुम फाइल ले जाकर समझा दो, कहकर वह चली गई। राधिका मन ही मन बोली, जानते हैं हम, जरूर उन्होंने कहीं से हमारा नाम पढ़ लिया होगा, तो बस हमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि यह पता कर सके कि स्नेहा उनकी ही स्नेहा है या कोई और है। पर हम भी तो आपके सामने आने से रहे। फिर एक दूसरे डिजाइनर काजल को उस फाइल के बारे में समझाकर हर्ष के पास भेज दिया। थोड़ी देर के बाद वह डिजाइनर वापस आ गए। राधिका बोली, क्या हुआ काजल? काजल बोले, राधिका, सर गुस्सा रहे थे कि आपने जब यह डिजाइन बनाया ही नहीं है तो आप इसे कैसे क्लेरिफाई करने आ गए। राधिका, तुम ही जाओ, सर बहुत गुस्साए हैं। राधिका बोली, ठीक है, कहकर फाइल ले ली। काजल भी अपनी टेबल पर चली गई। राधिका भी फाइल वहीं रखकर दूसरे काम में लगे। अगर सच में इस फाइल की जरूरत होगी तो खुद मंगवा लेंगे, हम तो जानने से रहे।
और फिर जाकर आयशा जी के पास अपने डिजाइन का कलेक्शन करवाने लगी। उधर हर्ष का तो इंतजार कर करके बुरा हाल था। मन तो करता है कि अभी जाकर तुम्हें तुम्हारे टेबल से उठा कर ले आऊं, पर क्या करे, यह नहीं कर सकता ना। यहाँ पर किसी को यह नहीं पता है कि तुम्हारे जिस मिस्टीरियस हस्बैंड से सब मिलना चाहते हैं वह मैं ही हूँ। वह अपना मन लगाने के लिए थोड़ी देर दूसरे फाइलों को देखने लगा, पर स्नेहा को देखने की बेकरारी उसे कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने आयशा जी को फोन घुमा दिया। आंटी, आपने किस बदतमीज डिजाइनर को अपॉइंट कर लिया है? सुबह से 3 बार बुलावा भेजा हूँ डिजाइन की फाइल के लिए, पर अभी तक नहीं आई। आयशा जी बोली, तुम किसकी बात कर रहे हो हर्ष? हर्ष बोला। राधिका हर्ष नाम सुनकर सिर झुकाकर अपना काम करने लगी, जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। हर्ष बोला, वह आंटी राधिका सी है जिसके डिजाइन को मिस्टर कपूर ने फाइनल किया है। आयशा जी मुस्कुराते हुए राधिका को देखकर बोले, तो तुम अभी तक राधिका से नहीं मिले हो? हर्ष ने कहा, नहीं आंटी, पता नहीं कैसी बदतमीज इंसान है। मुस्कुराते हुए बोला। तो आयशा जी समझ गई कि अभी हर्ष को पता नहीं है कि राधिका कौन है। ठीक है बेटा, उसे भेजती हूँ, कहकर फोन रख दिया। आयशा जी बोली, राधिका हमारी कंपनी के नए सीईओ मिस्टर हर्ष सिंघानिया से मिली हो? राधिका खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। फिर अनजान बनते हुए बोली, क्यों मैम, क्या हुआ? आयशा जी बोली, वह तुम्हें डिजाइन की स्केच फाइल के साथ बुला रहे हैं, जाओ जाकर मिल लो। राधिका हिचकते हुए बोली, पर मैम, हमने तो काजल को फाइल लेकर भेज दी थी और अभी तो हमें इस डिजाइन पर भी वर्क करना है। इस पर आयशा जी बोले, इसे छोड़ो, बाद में देख लेना, कहकर उसे जबरदस्ती भेज दी। राधिका को न चाहते हुए भी अब हर्ष के पास आना पड़ा। उधर हर्ष मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सेना, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। जैसे ही गेट खुलने की आवाज आई, वह लैपटॉप पर झुक गया। गेट पर से राधिका की आवाज आई, मैं आइकमिन सर। आज 4.5 साल के बाद स्नेहा की आवाज सुनकर हर्ष का दिल जोरों से धड़का। उसने खुद को संभालते हुए अनजान बनते हुए बोला, यस कम इन। राधिका का भी ऐसा ही हाल था। भले ही वह हर्ष से गुस्सा थी, पर हर्ष उसका प्यार भी तो था। पूरे 4.5 साल के बाद वह उसे सामने देख रही थी। वह खुद को संभालते हुए अंदर आई। सर, यह रही फाइल। हर्ष से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नजरें उठाकर देखा। सामने उसका प्यार उसकी स्नेहा खड़ी थी, बिल्कुल वही रूप, वही अंदाज, सिंपल साड़ी में, बस माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और पिंक लिपस्टिक। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। स्नेहा। तो गाइस, आखिर अब हर्ष स्नेहा को कैसे मनाएगा? क्या स्नेहा हर्ष से मिल पाएगी और वो वापस जयपुर आ जाएगी, या फिर स्नेहा को मनाने के लिए हर्ष को अमन और अवनी का रेफरेंस लेना पड़ेगा? और उधर जब रीति को पता चलेगा कि स्नेहा हर्ष की वाइफ है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि कहानी आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। और हाँ, अगर आपका कहानी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।